हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन जो आपका चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपकी दो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने कर ली थी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया था। इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, जब किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में ऐड किया तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। लेकिन यहाँ पर अब बात करेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड एक सॉलिड कंडीशन में हमें मिलता है तो वही कंडीशन क्या कहलाती है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है उस लिक्विड की। अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज, इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस in its equal phase to its vapor phase in the solid phase। अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। आप कह सकते हैं अगर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसके सॉलिड फेज के इक्वल हो जाए तो वह कंडीशन आपकी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जब किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन एडेड टू सॉल्वेंट, अगर कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हम किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। अब क्या होता है, जो लोअर टेम्परेचर है एट लोअर टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी जो सॉलिड फेज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लिक्विड फेज सॉलिड फेज के इक्वल हो जाएगा। लिक्विड फेज सॉलिड फेज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड एडेड टू द सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में हमने ऐड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, नाउ इट वुड बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर पर। जिस टेम्परेचर पर हमने क्या किया था, किसी भी सॉलिड या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड किया तब वहां पर क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ और ये किसके इक्वल हो गया, जो टेम्परेचर था ये किसके इक्वल हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। थस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज, और आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो सॉल्वेंट के लिए डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें द डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो यही हमारा क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर आपका डिक्रीज हुआ वही आपका टेम्परेचर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के। अब यहां पर देखिए डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर टी नॉट एफ की अगर बात करेंगे तो टी नॉट ऑफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर बात करें टीएफ की तो टीएफ क्या है यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो टी नॉट एफ होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वहीं पे टीएफ की बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलारिटी के। किसके, मोलारिटी के, मोलारिटी होगा। ठीक है, डायरेक्टली टू मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम है। ठीक है, अब डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, और इंटू क्या है, ये 1000 है। यहाँ पर हमने मोलरिटी की वैल्यू को रखा है, क्या रखा है, मोलरिटी की वैल्यू को रखा है। और ये एम बी है, वहीं पे ये इंटू में क्या है, डब्ल्यू ए। अब अगर के एफ की बात करें तो के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है के एफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये जो डिपेंड होगा किस पर डिपेंड होगा,
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, जैसा आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उस तरीके से इसके जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। सारे लिक्विड के लिए सॉल्वेंट की जो वैल्यू होगी KF की वो अलग अलग होती है। वहीं पे अगर बात करें WB, तो WB क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या है, WB अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है WB। वहीं पे MB की बात करेंगे तो MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट आप यूज कर रहे हैं उसका क्या होगा, वो मोलर मास होगा। WA क्या है यहां पर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। WA क्या होगा यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। MB क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और ये जो अमाउंट दे रखी होंगी वो किस में होंगी, ग्राम में होंगी। अमाउंट किस में होंगी, ग्राम में दे रखी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये जो फॉर्मूला है आप किस में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। वैल्यू आपके दे रखी होंगी, किसी आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस टाइप से है। सबसे पहले हमने ये वेपर प्रेशर को शो किया हुआ है, ठीक है। वहीं पे आपका सेकंड जो है वो किसको शो कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेम्परेचर को, और वर्टिकल लाइन किसको शो कर रही है, वेपर प्रेशर को, ठीक है। सबसे पहले अगर ग्राफ हम किसके लिए बनाएंगे, सॉल्वेंट के लिए बनाएंगे, तो सॉल्वेंट के लिए जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक है। ये जो आपका AB जो ग्राफ है कर्व से, ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए है। वहीं पर ग्राफ CD अगर आप देखें तो ये जो CD ग्राफ है ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। फर्स्ट आप देखिए टेम्परेचर आपका क्या था, ठीक है, और ये आपका एक सॉलिड फेज के लिए आपका एक ग्राफ बना हुआ है जहां पर दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर थे वो इक्वल थे, ठीक है, और एक सॉलिड सॉल्वेंट का यहाँ पर क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये कंडीशन दोनों में अप्लाई हो रही है। फर्स्ट आपका सॉल्वेंट के लिए AB हो गया, ठीक, वहीं पे CD आपका किसके लिए हो गया, सॉल्यूशन के लिए। अब अगर आप इनको इसके अकॉर्डिंग अगर इसे मिलाएंगे तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये B किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए होगा। वहीं पे आपको एक पॉइंट मिला किस पर, C, एक पॉइंट मिला आपको C, ये पॉइंट किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। अब आप देखिए टेम्परेचर कहां पर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर कहां इंक्रीज हुआ ये भी देखिए आप, टेम्परेचर तो आपका जो इंक्रीज टेम्परेचर था वो किस पे था, सॉल्वेंट के लिए था। वहीं पे सॉल्यूशन के लिए आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये T0F है सॉल्वेंट के लिए, ये आपका जो टेम्परेचर T0F हो गया, ठीक है, और ये जो आपका टेम्परेचर TF हो गया, आपका टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। वहीं पे ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, डेल्टा TF, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरीके से आपका ये ग्राफ के अकॉर्डिंग AB सॉल्वेंट के लिए, CD सॉल्यूशन के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक फॉर्जन सॉलिड के लिए बना रखा है ग्राफ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट्स मिल गए और ये आपका ग्राफ क्लियर होता है और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। ये जो वैल्यू है आपके न्यूमेरिकल में पुट होंगी और आप न्यूमेरिकल इस तरीके सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू और आपकी ये वैल्यू और ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहले देखेंगे ऑस्मोसिस को, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं।
व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, दो सॉल्यूशन होंगे और उनकी जो कंसंट्रेशन होंगी वो कैसे होंगी, डिफरेंट होंगी। आर सेपरेशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उनका जो सेपरेशन किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल माइग्रेट अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और किसके द्वारा, कंसंट्रेशन टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। सपोज वन ये आपने एक कंटेनर ले रखा है और इसमें हमने दो सॉल्यूशन को यहाँ पर भर रखा है। ठीक है, एक लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है यहाँ पर और ये हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक, इन्हें यहां पर हमने फिल कर दिया है, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब क्या है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही माइग्रेट करने देता है, अदरवाइज सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से माइग्रेट नहीं होंगे। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये क्या होंगे, माइग्रेट नहीं होंगे, और ये जो कंडीशन है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चलती रहेगी जब तक आपका जो दोनों सॉल्यूशन है वो इक्वल कंसंट्रेशन में ना हो जाए। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, ऑस्मोसिस में क्या है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, और जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जो प्रोसेस होगी वही क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम एक्स ऑस्मोसिस की। किसकी बात करेंगे, एक्स ऑस्मोसिस की। एक्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सपोज वन हमने रेजिन को यहां पर आपके जो फुल जो रेजिन है हमने एक शुगर सॉल्यूशन में रख दिया है, तो क्या होगा, जो लोअर कंसंट्रेशन रेजिन के अंदर सॉल्यूशन होगा, लोअर कंसंट्रेटेड जो रेजिन के अंदर सॉल्यूशन होगा वो हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा, और आपके जो रेजिन है वो कैसे हो जाएंगे, फ्लैटन हो जाएंगे। रेजिन क्या हो जाएंगे, फ्लैटन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उनके जो अंदर का जो सॉल्यूशन था वो बाहर आ गया, उनके जो अंदर का सॉल्यूशन था वो बाहर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बाहर का जो सॉल्यूशन था वो रेजिन के अंदर जो सॉल्यूशन था वो उससे कहीं ज्यादा कंसंट्रेटेड था, इसीलिए रेजिन हमारे फ्लैटेन कंडीशन में आ गए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्स ऑस्मोसिस। तो इसमें भी प्रक्रिया क्या हुई, इसमें भी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जो आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल या सॉल्यूट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल थे वो मूव कर रहे हैं। वहीं पे अगर बात करेंगे एंड ऑस्मोसिस की, एंड ऑस्मोसिस में क्या होगा, अगर किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस अगर आप किसी भी लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में अगर आप डालते हैं तो क्या होता है, सपोज वन आपने जो फ्लैटेन रेजिन थे उन्हें डिप कर दिया किस में, वाटर में, तो क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर, रेजिन के अंदर एंटर कर जाएगा, और उनकी यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, एंड ऑस्मोसिस कहलाएगी। ठीक है, एंड ऑस्मोसिस यहां पर होता है आपका। और नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्क तो करेगा, ठीक है। हमने ऑस्मोसिस में देखा था जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था वो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही माइग्रेट करने दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल यहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और उनका ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स है इक्वल नहीं हो जाते या उनकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही मॉलिक्यूल्स को माइग्रेट करने के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डिफ्यूजन होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर टू अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो भी आप प्रेशर आप उस पे अप्लाई करेंगे तो वही प्रेशर क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। और वो प्रेशर लगाने पर जो आपकी ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो वह मिनिमम प्रेशर, अगर आप कोई भी मिनिमम प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं और ऑस्मोसिस को वह स्टॉप कर रहा है तो वही प्रेशर आपका क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। उसकी मोलरिटी एंड उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी मोलरिटी के। ठीक है, मोलरिटी यहाँ पर क्या है? C है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने किससे डिनोट किया है? पाई से किया है। वहीं पे दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर किसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उसके टेम्परेचर के। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टेम्परेचर के भी हो जाएगा। अब अगर बात करेंगे टोटल जो हो जाएगा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। अब पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? N अपॉन बी। N अपॉन बी क्या है यहाँ पर? मोलरिटी वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर C N अपॉन बी। ठीक है, N अपॉन बी को रख दिया। यहाँ पर B मैंने सॉल्यूट के लिए रखा है NB। ठीक है, अब इंटू RT। R क्या है यहाँ पर? गैस कांस्टेंट है। ठीक, अब पाई इक्वल टू W अपॉन MB। अब मैंने यहाँ पर N की वैल्यू रख दी। वही नंबर ऑफ सॉल्यूट, कोई भी जो आपने सॉल्यूट पार्टिकल ले रखा हो उसके लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अभी आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो पाई इक्वल टू WB इंटू RT अपॉन MB इंटू बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, न्यूमेरिकल में आप इसका यूज करेंगे। तो C इक्वल टू क्या है यहाँ पर? मोलरिटी है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। वहीं पे R क्या है? गैस कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे? जिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। सपोज मैंने आपने सॉल्यूशन दो ले रखे हैं, सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B। इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल अगर होगा तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। वहीं पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर A सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो किससे लेस है? B सॉल्यूशन से लेस है ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में, तब क्या हो जाएगा? वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तब पाई 1 ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? पाई 2 के। इसका मतलब आपका क्या है? सॉल्यूशन 2 का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अधिक है। अब अगर बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें ग्रेटर देन होगा, जिसमें जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके ग्रेटर देन होगा? सॉल्यूशन B के। और उसमें जो प्रेशर होगा वो मोस्ट प्रेशर होगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया है, इसीलिए वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरीके से पाई 1 ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? पाई 2 के हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लगाया गया है, इसीलिए ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक इक्वल होगा। यहाँ पर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम है, लेकिन किसके कंपेयर में? आपका पाई 1 के कंपेयर में पाई 2 का ज्यादा है, इसीलिए हाइपरटोनिक। लेकिन ये अगर इसकी बात करें तो पाई 1 में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लगाया गया है, इसीलिए पाई 2 के कंपेयर में ये हाइपरटोनिक होगा। इस तरीके से आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक है वो फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।